हुँ। नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय सिया राम, जय महाकाल। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारा जो है यहाँ तक का कंप्लीट हो चुका था, है ना? यहाँ तक के कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है? अब इसके आगे हम लोग को देखना है उद्देशिका से। किससे देखना है? तो हम लोग उद्देशिका को देखेंगे, ठीक है? किसे? उद्देशिका को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन-सा क्रम सही है? कौन-सा क्रम सही है तो उसे हम देखेंगे तो वो है भैया हमारा सार्वभौमिक सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा जो सही है। कौन-सा सही है? ऑप्शन डी। ठीक है? चलिए इसकी व्याख्या को देखेंगे तो अच्छे तरीके से भी हमें समझ में आएगा कि क्या है ये चीज़, ठीक है? दिए गए शब्द में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें ये समाजवादी, पंथनिरपेक्ष शब्द मूल रूप संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इनको किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था। ठीक है भैया? ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है? तो ये शुरुआती हमारा यही है ना, तो वही हमारा जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये हमारा किसके तहत जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो हम इसे देखेंगे तो पहला क्या है? स्वतंत्रता एवं समानता, दूसरा धर्म एवं निरपेक्ष की प्रजातंत्र, और है क्या है? समाजवाद और समानता, और समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। इन्हें पहले का नहीं जो जोड़ा गया था। ठीक है? चलिए इसके आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो ये भैया जोड़ा गया था हमारा 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है? चलिए इसके आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष को उस शब्द को जोड़े गए थे? तो वो भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है। ठीक है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो वो जोड़े गए थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, प्रभुत्व संपन्नता। ठीक है? अरे धर्मनिरपेक्ष, सॉरी भैया, क्या है? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये दोनों जोड़े गए थे। ठीक है? 42वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो वो किया गया था भैया एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ठीक है? तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? हम भारत के लोग। किससे प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए ऐसे है मतलब आगे। ठीक है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत की लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और उसकी बात सत्ता के अधीन नहीं है। चलिए इसके आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें और शब्दों को सही विचारा क्रम में लगाएं। तो पहले क्या आ जाएगा? ये, फिर इसके बाद ए, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 4। ठीक है? तो सी ए बी डी डी बी, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। ठीक है? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। ये क्या हो गया भैया? चलिए फिर से देखते हैं। ठीक है? तो इसमें से हमारा ये ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है? चलिए इसके आगे इसके देखते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। प्रश्नगत दिए गए शब्दों का सही क्रम जो है वो सार्वभौमिक यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा प्रजातांत्रिक है। ठीक है?
चलिए इसके आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो भारत की प्रस्तावना है। कौन सी है? भारत की प्रस्तावना। ठीक है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित किया गया था और संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? तो संविधान, इसमें ऑप्शन सी होगा शायद, संविधान की प्रस्तावना। हाँ देखो है, ऑप्शन सी है इसमें हमारा सही हो जाता है, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है। इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा माना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो वो किए थे भैया केशवानंद भारती प्रकरण। कौन है? केशवानंद भारती प्रकरण। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में संविधान के मूलभूत ढांचा यानी थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया था। इस वाद में दिए गए अपने ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया, तथापि यह भी निर्धारित किया कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो कि संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता हो। ठीक है। क्या करता हो? उल्लंघन करता हो। चलिए इसके आगे देखते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? तो वो दिया गया था भैया केशवा भारती बनाम केरल राज्य में दिया गया था। किसके? केशवा भारती बनाम केरल राज्य वाद में दिया गया था। ठीक है। अब हम देखेंगे शासन प्रणाली को। किसे देखेंगे भैया? शासन प्रणाली को देखेंगे। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो वो है भैया प्रकृति जो है, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। क्या है? भावना में एकात्मक है। ठीक है। संविधानवेत्ताओं ने संविधानों के मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया है, संघात्मक और एकात्मक। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां जो हैं एक ही सरकार में निहित होती हैं, जो प्रायः केंद्रीय सरकार होती हैं। इसमें प्रांतों में को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसके शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन रहता है तथा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विधिवेत्ताओं में काफी मतभेद रहा है। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, किंतु प्रोफेसर जेनिंग्स को भारतीय संविधान का संघात्मक मानने में आपत्ति है। क्यों? चलिए देखते हैं। वे प्रोफेसर व्हीयर ने इस अर्धसंघीय संविधान अथवा एकात्मक संविधान जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में है कहा है कि जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान में केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। अतः उपयुक्त विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ना तो विशुद्ध संघात्मक है और ना ही विशुद्ध एकात्मक है, बल्कि यह प्रकृति की संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो वो है भैया संविधान। कौन सा सर्वोच्च है? संविधान है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के रूप में और उद्देश्य का निर्धारण करता है। एक ही विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ठीक है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा भैया ऑप्शन ई हमारा जो है वो सही हो जाता है। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं, अभी स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। शासन प्रणाली सामान्यतः दो पद्धतियां होती है, संसदीय और
अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका यानी विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संसाधक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका जो है वो विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्याय की समीक्षा कर सकती है। ठीक है। राष्ट्रपति जो है न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता, इसलिए विकल्प ई हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि किस तथ्य पर आधारित है, तो वो हमारा जनता को सरकार चुनने तथा बदलने के अधिकार पर आधारित है। किस पे? जनता को सरकार को चुनने और बदलने के अधिकार पर आधारित है। ठीक है। प्रजातंत्र का आशय है जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने बदलने का अधिकार होता है। भारत में भी प्रजातंत्र का यही आशय है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम विधि का नियम, कानून का अधिराज्य का मतलब क्या? विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का क्या मतलब है? तो ये भैया सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्यायतंत्र, इससे तात्पर्य यही है कि ठीक है, सभी के लिए एक कानून होना और सभी के लिए एक ही प्रकार का न्याय तंत्र होना, ये हमारा विधि का नियम से तात्पर्य रखता है। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। विधि का नियम यानी विधि का शासन या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि के नियम का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं भैया। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये हमारा भैया नीति क्रियान्वयन से, नीति या क्रियान्वयन से। ठीक है। भारतीय प्रशासन विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है जबकि क्रियान्वयन निदेशालय द्वारा किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी हमारा बड़े देश के लिए आदर्श, जबकि त्वरित न्याय निर्णय, लचीलापन और कानून की एकरूपता, ये सब हमारे केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही है। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। केंद्रीय शासन व्यवस्था या सरकार के एकात्मक स्वरूप की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है सत्ता का केंद्रीयकरण एवं एकीकृत शक्ति, सरकार की त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, संविधान का लचीलापन, एकल न्यायपालिका एवं संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कानून की एकरूपता, एकल नागरिकता, आपातकाल की व्यवस्था आदि। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी व्यवस्था बड़े देशों के लिए आदर्श हो। बड़े देशों की संघीय व्यवस्था को बेहतर कार्य कर सकती है। ठीक है। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमसे क्या पूछा है? कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य इसमें भैया संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या अच्छे तरीके से। राज्य के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक और एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्ष्य लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज्यादा उचित है। ठीक है। अब हमारा भैया यहाँ से एकदम बढ़िया से शुरू होता है कि राज्य एवं राज्य के क्षेत्र। क्या है? राज्य एवं राज्य के क्षेत्र को हम देखेंगे। किसे? राज्य एवं राज्य के क्षेत्र को। ठीक है। चलिए देखते हैं। दिल्ली है, दिल्ली क्या है? तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है भैया? तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार जो है दिल्ली एक संघ राज्य का क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं।
हम्म इसके आगे हमारा क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो कब बनाया गया था भैया? तो ये 35वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। कब? 35वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। ठीक है, सिक्किम एक राज्य बनाया गया तो कब बनाया गया? 35वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य यानी एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण रूप से दर्जा प्रदान किया गया था। 35वें में तो इसको सिक्किम को जो राज्य के रूप में मतलब संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में इसे 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा मतलब प्रदान कर दिया गया था। ठीक है, चलिए इसके तहत इसके आगे देखते हैं। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। कब बन गया था भैया? तो ये भैया बना था 1975 में। कब बना था? 1975 में बन गया था, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। सिक्किम भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत राज्य के विशेष प्रावधान के साथ भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया है। ठीक है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है, तो वो क्या है भैया? संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का निर्माण संसद द्वारा विधि बनाकर ही किया जा सकता है। ठीक है, मणिपुर राज्य का गठन हुआ था। मणिपुर राज्य का गठन हुआ था तो कब हुआ था भैया? तो ये 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में मणिपुर राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर राज्य का गठन मेघालय त्रिपुरा राज्यों के साथ 21 फरवरी 1972 को हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ का 28वां राज्य है? तो भैया झारखंड है। कौन सा है? झारखंड है। ठीक है, झारखंड की स्थापना बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में की गई थी। ठीक है भैया, अब इसके आगे है, भारत आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये भैया 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र राज्य का पृथक राज्य के रूप में सृजन 1953 में हुआ। ठीक है, 1953 में निम्नलिखित में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी एसआरसी के सदस्य थे? तो वो थे भैया उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं, तभी पता चल जाएगा उपरोक्त में मतलब एक से अधिक कौन कौन है। ठीक है, 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली तथा सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के एम पडिक्कर थे। इसने कम से कम प्रमुख भाषाई समूहों के लिए भाषाई राज्यों का निर्माण की सिफारिश की थी। ठीक है भैया, चलिए हम नागरिकता को शुरू करते हैं। किसे भैया? नागरिकता को अब हम देखेंगे। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो वो भैया भारतीय बैंक के धन जमा करके, अगर आपने बैंक में धन जमा किया है तो उसके अनुसार आप भारतीय की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते, जबकि आप जन्म के द्वारा आप भारत की नागरिकता प्रदान कर सकते हैं, देशीकरण के थ्रू आप कर सकते हैं, किसी भूभाग में सम्मिलित हो के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों के द्वारा आप कर सकते हैं, लेकिन भारतीय बैंकों में जमा धन के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान अधिनियम 1955 बाद में यथा संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है: जन्म द्वारा, रक्त संबंधी या वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और भूमि भूभाग के भारत में सम्मिलन द्वारा।
ये 5 के द्वारा आप भारत में नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यापार है या नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। ठीक है, नागरिकता यानी संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो ये हुआ था भैया 11 दिसंबर 2019 को। कब हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को हुआ था। ठीक है, ठीक है भैया। तो चलिए देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था तथा उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की। यह विधेयक अधिनियम बन गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित 11 मार्च 2024 को इसे अधिसूचित किया गया। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। नागरिकता संशोधन 2019 का उद्देश्य क्या था? तो वो था भैया अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़न के कारण अवैध प्रवासियों को भारत में आए हुए वहां अल्पसंख्यक समूहों यानी हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान करना। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे हम देखेंगे मूल अधिकार। किसे देख रहे होंगे? हम मूल अधिकार को देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो वो किया गया भैया 12 से 35 भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में, भाग 3 में किया गया है। ठीक है, वही हमारा दिया गया। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो वो आता है भैया मौलिक अधिकारों का संरक्षण। क्या आता है भैया? मौलिक अधिकारों का संरक्षण आता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण ऐसा विषय है जो सर्वोच्च न्यायालय यानी अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय यानी अनुच्छेद 226 दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि संविधान के मूल ढांचे का संरक्षण का कार्य भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के एक ही अधिकार क्षेत्र में है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा और अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्र के जरिए संविधान को उल्लंघन से जुड़े मामलों की सुनवाई का अधिकार है। ठीक है भैया, जिस माध्यम से वे कानूनों और कार्यकारी आदेशों के संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने यानी बीपीएससी ने इसे ही माना है सही उत्तर। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है भैया हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। उसमें सही था उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार ना होकर अन्य मौलिक अधिकारों का अधिकार है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन की अव्यवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। अतः संवैधानिक उपचारों के अधिकार निम्न के तहत हैं। तो इसमें मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों का औचित्य जो है औचित्य का प्रावधान रखता है, किंतु औचित्य का ध्यान में रखना चाहिए कि सामान्य जन का हित संरक्षण हो, विद्यमान सामाजिक मूल्य के सामाजिक एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न, विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की नजरअंदाज किया जा सकता है। सामूहिक हित बेहतर नहीं है। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाता है वो भैया हो जाता है कौन सा? तो इसमें हमें बताना कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से हमारा पहला सही है। ठीक है, पहला सही हो जाता है। ठीक है भैया, पहला दूसरा, इसमें से हमारा पहला और दूसरा सही है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्र भाषा अभिव्यक्त संघ बनाने सर्वोच्च आवास संरक्षण
संचरण आदि पर राज्य द्वारा कानून के माध्यम से औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19(2) में से 19(6) तक यह प्रावधान है कि ऐसी सीमाएं केवल कुछ निश्चित उद्देश्यों जैसे भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचारियों या नैतिकता, साधारण जनता, अनुसूचित जनहित के हितों का संरक्षण और व्यावसायिक तकनीकी योजनाएं आदि के हितों अथवा न्यायालय अवमान मानहानि का अपराध, ठीक है, उद्दीपन के साथ ही लगाई जाएगी। अतः 1-2 हमारी जो कथन है वो सही है और 3-4 जो है वो गलत है, ठीक है। निम्नलिखित व्यक्ति के अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है? तो कौन सी रिट लागू होती है भैया? तो वो होती है भैया बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। हैबियस कॉर्पस जो है याचिका के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश होता है जिसके दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है या किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध होता है। इसके द्वारा बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर जो है न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। क्या किया जाए? उसे 24 मतलब उसे जो है निश्चित समय के अंतर्गत उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो है संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 गैर नागरिकों को भी प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में इन्हें उपलब्ध है। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 300 का के तहत संपत्ति का अधिकार विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना यद्यपि गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, तथापि इससे संपत्ति अर्जित करने का अधिकार यानी राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी जो कि मूल संविधान के अनुच्छेद 1(4) के तहत नागरिकों को प्राप्त था, संविधान नहीं है, शामिल नहीं है। या वस्तुतः संपत्ति अर्जित करने का अधिकार अब संविधान प्रदत्त का अधिकार नहीं है, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता? तो वो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, ठीक है। निम्नलिखित एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है वह व्यापार और व्यवसाय के अधिकार की मांग मूल अधिकार के रूप में नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा 30 के तहत प्राप्त मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है, ठीक है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। पहला और तीसरा जो है वो सही है, ठीक है। पहला और तीसरा हमारा सही है, बाकी नहीं, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1) यानी का में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ये गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। जबकि अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों सभी को व्यक्तियों को प्राप्त है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो वो है भैया संपत्ति का अधिकार। किसे नहीं दिया गया? संपत्ति का अधिकार को नहीं दिया गया, ठीक है। संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 20/6/1979 से प्रभावित हुआ है। ये द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री थे, ठीक है। क्या थे? प्रधानमंत्री थे,
चलिए इसके आगे है, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो वो निकाल दिया गया था भैया मोरारजी देसाई। किसे? मोरारजी देसाई के शासनकाल में। ये उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए इसके व्याख्या को देखते हैं। संविधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार का वो मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान को अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित है। आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये है भैया संविधान का अनुच्छेद 19(1) में के अंतर्गत। ठीक है, न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान अनुच्छेद 1(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? वो है भैया सूचना का अधिकार। कौन सा है? सूचना का अधिकार। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्र और व्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार है। सूचना का अधिकार व्यक्ति के अभिव्यक्ति के अधिकार के निहित है या मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। अधिकार शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार है। ठीक है, अधिकार शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है, सूचना का अधिकार भी है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सूचना का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 का में उल्लिखित है। वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी निहित है, हालांकि यह संविधान में उल्लिखित नहीं है। ठीक है, इसलिए ए और सी दोनों हमारा सही हो जाता है। इसमें मौलिक अधिकार भी है और मानवाधिकार। ठीक है, ए एंड सी दोनों सही हो जाता है। ठीक है भैया, तो दोनों ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो ये 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। ठीक है, छियासवें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया है, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ठीक है, साथ ही क्या करेगा? अनुच्छेद 45 के संशोधित निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु वर्ष पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो तत्संबंधी संविधान संशोधन के तहत 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुआ था। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। ठीक है, ये प्रभावी हुआ था तब। मौलिक अधिकारों में मूल सूची में निम्नलिखित में से कौन जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया भैया निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार यह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य की विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद 19 भी है, 19 ही है। ठीक है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 19(1) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। ठीक है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है भैया? तो भैया कहा जाता है उत्प्रेषण को। किसे? उत्प्रेषण को कहा जाता है। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो दी गई भैया सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। किसे दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है। ठीक है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को प्राप्त है। न्यायालय अपनी इस शक्ति के प्रयोग में 5 प्रकार की रीट जारी करता है: परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। ठीक है। तो ये जो हमारे हैं मौलिक अधिकार। ठीक है। तो यहाँ मौलिक अधिकार हमारा समाप्त होता है। ठीक है। अब हम कल देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। कल से हम किसे देखेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के। ठीक है। तो भैया आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग जो है वो कल कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।